चलिए आ जाइए। देखिए, हम आपको पढ़ाना प्रारंभ किए हैं भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास। शिक्षा एवं प्रेस का विकास, ठीक है। भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। देखिए, आपको इसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत में शिक्षा का विकास। हमने आपको पिछले सेशन में यह बात बताया था कि सर्वप्रथम अंग्रेजों ने व्यक्तिगत तौर पर भारत में शिक्षा का विकास करना प्रारंभ किया। इस क्रम में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये सब जो प्रयास थे, ये सब व्यक्तिगत प्रयास थे, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के विकास को लेकर सामूहिक प्रयास तब से करना प्रारंभ किया जब 1813 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि प्रत्येक वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च होगा। और फिर अंग्रेज 2 भाग में इस बात को लेकर बंट गए कि भारत में शिक्षा ब्रिटिश पद्धति से दी जाए या भारत की प्राचीनतम पद्धति से दी जाए। यह जो विवाद हुआ था, इस विवाद को ही इतिहास में आंग्ल प्राच्य विवाद कहा जाता है। और जो आंग्ल प्राच्य विवाद हुए हैं, आंग्ल प्राच्य विवाद का निपटारा मैकाले आयोग ने किया। और मैकाले आयोग के सिफारिश पर अंततः भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। और भारत में शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी से अंग्रेजी बना। 1835 ईस्वी से भारत में शिक्षा का माध्यम क्या बना? अंग्रेजी बना। केमिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों लाइव हो गया है इस बैच में, है ना? देखिए तो, सही बात है जी। एक ही गो लाइव है, ये लोग को लगता है ज्यादा दिखता है। ओ हाँ, देखिए है क्या, केमिस्ट्री का नया फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है। तो जो है लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा तो जितना क्लास लाइव है सब दिखाएगा। मैथ का भी अभी एगो क्लास लाइव होगा, केमिस्ट्री का एगो लाइव है, एगो मेरा लाइव है, सब दिखाएगा। तो आप अपने बैच में आकर के पढ़िए ना। आपके बैच में सिर्फ एक ही लाइव होगा, समझ गए? आप अपने बैच में आकर के पढ़िए, वहां पे मत जाइए। अंकित, अरे केमिस्ट्री फाउंडेशन में चल रहा है जी, इस बैच में थोड़े लाइव होगा, आप लोगों को पता नहीं, ज्यादा दिखता है, ठीक है। फ्री वाला में चल रहा है, हाँ वही बात है, इसी वजह से सबको लग रहा है। अब मैथो लाइव हो गया है तो कुछ देर में कहेगा मैथो लाइव हो गया। आपके बैच में दिखा रहा। अच्छा रुकिए 1 मिनट, हम भी देखिए लेते। अच्छा हम भी देखिए लेते हैं। है एक ही तो लाइव दिखा रहा है आपके बैच में, एक ही तो लाइव दिखा रहा है ना। सही है, सही है, ठीक है, सही है, एक ही लाइव दिखा रहा है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं।
ना एक ही लाइव दिखा रहा है, फ्री वाला में एक बार देख लेते हैं। हाँ लाइव में दिखा रहा है, हाँ यहाँ पे दिखा रहा है, तो वो तो दिखेबे करे। कमेंट हटाइए हो भाई। अगर मान लिया जाए कि दोनों लाइव काहे होगा, ठीक है, अजीब हाल है। हटाइए कमेंट हटाइए। देखिए तो भारत में जो है शिक्षा का माध्यम मैकाले आयोग के सिफारिश पर 1835 ईस्वी से अंग्रेजी को बनाया गया। फिर भारत में शिक्षा का विकास कैसे हो, इसको लेकर समय समय पर कुछ आयोग गठित किए गए। उसी संदर्भ में वुड डिस्पैच, हंटर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सैडलर आयोग, हार्टोग आयोग, वर्धा योजना, सार्जेंट योजना, ये सभी आपको जो है अलग अलग वर्ष में आए और अलग अलग प्रकार की सिफारिश जो है इन आयोग के द्वारा किया गया। किसी ने प्राथमिक शिक्षा में विकास कैसे हो इसको लेकर सिफारिश किया, किसी ने माध्यमिक शिक्षा में विकास कैसे हो इसको लेकर सिफारिश किया, किसी ने विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा में विकास कैसे हो इसको लेकर के सिफारिश किया। देखिए जो शिक्षा है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा है, उच्च स्तर की शिक्षा है, विश्वविद्यालयी शिक्षा है। तो अब आप देखिएगा कि पिछले सेशन में ही हम आपको यह बात बताए थे कि जो आपको वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच 1854 में आया है और 1854 में जो वुड डिस्पैच आया है, 1854 में जो वुड डिस्पैच आया है, वुड डिस्पैच ने शिक्षा के क्षेत्र में समग्रता से विकास करने को लेकर सिफारिश किया। यही कारण है कि वुड डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है और वुड डिस्पैच के सिफारिश पर ही बंबई, मद्रास, कलकत्ता में 1857 ईस्वी में विश्वविद्यालय का गठन हुआ। अब यहां पर वुड डिस्पैच की सिफारिश के बाद से आगे हम लोगों को बढ़ना है। अब वुड डिस्पैच की जो सिफारिशें है, वुड डिस्पैच की जो सिफारिशें है, वह सिफारिश भारतवर्ष में लागू अच्छे ढंग से हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी जांच को लेकर लॉर्ड रिपन के समय आप सब लोग लॉर्ड रिपन के शासनकाल को जानते हैं। लॉर्ड रिपन का शासनकाल है 1880 से 1884। 1880 से 1884 लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय वुड डिस्पैच की सिफारिशें भारत में लागू है या नहीं है, इसकी जांच को लेकर डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में एक आयोग गठित हुआ। 1882 ईस्वी में जो आयोग गठित हुआ है उस आयोग को नाम दिया जाता है हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ और इस आयोग ने अपनी सिफारिश 1883 ईस्वी में की। हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में हुआ और इस आयोग ने अपनी सिफारिश जो है 1883 ईस्वी में की। 1883 ईस्वी में की। अब जो आपको हंटर आयोग है
हंटर आयोग ने उड डिस्पैच की सिफारिश लागू हुई है या नहीं हुई है, इसकी जांच तो किया ही किया, लेकिन हंटर आयोग ने यह पाया कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर प्राथमिक स्तर की शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा है। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा का विकास जिस स्तर पर होनी चाहिए उस स्तर पर नहीं हो पा रहा था। तो जब हंटर कमीशन आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपने लगा तो हंटर कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बल, हंटर कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा बल प्राथमिक शिक्षा के ऊपर दिया, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर दिया, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर दिया। आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो यह पूछा जाता है कि हंटर कमीशन आयोग ने सबसे ज्यादा बल किस प्रकार की शिक्षा पर दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा। तो हंटर कमीशन आयोग ने सबसे ज्यादा बल दिया है प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया है। आप इस बात को याद रखिएगा। देखिए, आपको जब हंटर कमीशन, और यहां पर एक बात और कि आपको जो है एगो हंटर कमीशन आयोग है जिसका संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। एगो हंटर कमीशन आयोग है जिसका संबंध है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड से उसका संबंध है। तो वो जो हंटर कमीशन आयोग है वो 1919-20 में, और ये जो हंटर कमीशन आयोग है ये 1882-83। तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शन को समझना है, उस अनुसार जो है आपको आंसर टिक करना है। एक हंटर कमीशन आयोग शिक्षा से भी संबंधित है और एक हंटर कमीशन आयोग जो है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी संबंधित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी संबंधित है। जब हंटर कमीशन आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया तो अब हुआ क्या जानते हैं? हुआ यह कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में ठीक ठाक विकास हो गया। फिर विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा में गिरावट देखने को मिलने लगी, विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा में गिरावट देखने को मिलने लगी। तो विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा में जो गिरावट देखने को मिलने लगी, फिर उसमें सुधार करने को लेकर कर्जन ने प्रयास किया, लॉर्ड कर्जन ने प्रयास किया। लॉर्ड कर्जन की अगर हम लोग बात करें तो आप सब लोग लॉर्ड कर्जन के शासनकाल से अवगत है। 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में शिमला में, 1901 ईस्वी में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। 1901 ईस्वी में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। शिमला में जो सम्मेलन बुलाया था इसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को शामिल होना था और बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को इस बात को लेकर विचार विमर्श करना था कि भारत में उच्च स्तर पर शिक्षा का विकास कैसे हो, विश्वविद्यालयी स्तर पर शिक्षा का विकास कैसे हो, इसको लेकर सिफारिश करना था। यह बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस बैठक के संपन्न होने के बाद 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय ही थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक कमीशन आयोग का गठन हुआ। थॉमस रेले की अध्यक्षता में जो कमीशन आयोग का गठन हुआ उसे रेले कमीशन आयोग कहा जाता है। और रेले कमीशन आयोग ने जो सिफारिश दी
रेलवे कमीशन आयोग के सिफारिश पर ही 1904 ईस्वी में, रेलवे कमीशन आयोग के सिफारिश पर ही 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। रेलवे कमीशन आयोग के सिफारिश पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। और जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आपको 1904 ईस्वी में पारित हुआ। जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ, इस अधिनियम की अगर बात की जाए तो इस अधिनियम में कई प्रकार की सिफारिशें की गई थी। इस अधिनियम में एक सिफारिश यह किया गया कि अगले 5 वर्षों तक, इस अधिनियम में एक सिफारिश यह किया गया कि अगले 5 वर्षों तक लगातार विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के विकास को लेकर प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। एक बार फिर से इस बात को समझिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कई सारी सिफारिशें की गई। उन सिफारिशों में एक सिफारिश यह किया गया कि अगले 5 वर्षों तक विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दूसरा सिफारिश यह किया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास को लेकर प्रोफेसर और अनुसंधानकर्ता, व्याख्याता, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े व्याख्याता की नियुक्ति भारतीय विश्वविद्यालय में की जाए। भारतीय विश्वविद्यालय में अच्छे प्रोफेसर, अच्छे व्याख्याता की नियुक्ति की जाए। ये तमाम प्रकार की सिफारिशें की गई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 काफी बेहतर अधिनियम था। इस अधिनियम ने भारतीय विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन इस अधिनियम का विरोध भारत के तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं ने किया। विरोध करने में जो सबसे आगे थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और बात अगर गोपाल कृष्ण गोखले की करे तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पर तंज कसते हुए यह कहा कि यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम भारत के राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम है। यह अधिनियम भारत के राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम है, जबकि यह जो अधिनियम था निश्चित तौर पर भारतीय शिक्षा को आगे ले जाने का काम किया। भारतीय शिक्षा को आगे ले जाने का काम किया। अब कैसे हम यह बात कह सकते हैं कि इस अधिनियम ने भारतीय शिक्षा को आगे ले जाने का काम किया? यह बात इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि जब तक भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम नहीं आया था, तब तक जो है, जो विद्यार्थी ग्रेजुएट होना चाहता था उसको डिग्री नहीं मिलता था। कभी काल मिलता भी था तो 6 बरस, 7 बरस, 8 बरस, 3 बरस का डिग्री 7 बरस, 8 बरस की अवधि पर मिलता था। या कभी काल ऐसा होता था कि डिग्री नहीं भी मिलता था, जिस वजह से लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा पर तंज कसते हुए यह कहा कि पूरब में अर्थात भारत में ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर छात्रों को डिग्रियां ही नहीं मिलती है, जहां पर छात्रों को डिग्रियां ही नहीं मिलती है। लेकिन जब आपको भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ तो इसके बाद भारत के छात्रों को
डिग्री मिलना प्रारंभ हो गया, डिग्री मिलना प्रारंभ हो गया, तो निश्चित तौर पर इस अधिनियम ने भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाया। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले का ऐसा मानना है कि इस अधिनियम ने जो है भारतीय शिक्षा को, भारत के राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने का काम किया। अब ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेज सिर्फ गलत ही करके गया है, नहीं, अंग्रेज कुछ सही काम भी करके गया है, कुछ अच्छा काम भी करके गया है। हर क्षेत्र में अंग्रेज कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर सही और कुछ ना कुछ गलत करके जो है आपको गया है। अब इसके बाद आपको 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है, 1913 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षा को लेकर के एक अधिनियम पारित किया गया। और 1913 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षा को लेकर जो अधिनियम पारित किया गया था, इस अधिनियम में क्या था, तो इस अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो इस अधिनियम में जो है यह कहा गया कि भारत में जो निरक्षरता वाली बातें हैं, भारत में निरक्षरता वाली बातों को समाप्त करके भारतीय लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। भारतीय लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। भारत के सभी लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ये बात जो है 1913 के शिक्षा अधिनियम में जो है कही गई। और 1913 का शिक्षा अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट मुख्य तौर पर गोपाल कृष्ण गोखले के दबाव में आकर पारित किया था, गोपाल कृष्ण गोखले के दबाव में आकर पारित किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले का यह मांग था कि शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो है निशुल्क होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो है निशुल्क होनी चाहिए। और इस अधिनियम में निशुल्क शिक्षा की बात जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। और देशी रियासतों में एक देशी रियासत हुआ करता था, बड़ौदा देशी रियासत। अगर बात बड़ौदा देशी रियासत की करें तो जो बड़ौदा देशी रियासत था, बड़ौदा देशी रियासत प्रथम देशी रियासत हुआ जिसने प्राथमिक स्तर पर निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अपने क्षेत्र की जनता को देना प्रारंभ किया था। फिर आपको कालांतर में जाकर के शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर जो है 1917 ईस्वी में सेडलर आयोग का गठन हुआ। 1917 ईस्वी में डॉक्टर माइकल सेडलर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था जिसे सेडलर आयोग कहा गया। और बात अगर सेडलर आयोग की करे तो जो सेडलर आयोग था, सेडलर आयोग में टोटल 3 सदस्य हुआ करते थे। सेडलर आयोग में जो टोटल 3 सदस्य हुआ करते थे उसमें एक आपको डॉक्टर माइकल सेडलर जो कि इसके अध्यक्ष थे, दूसरा सदस्य आशुतोष मुखर्जी और तीसरा सदस्य जियाउद्दीन अहमद। सेडलर आयोग में सिर्फ डॉक्टर माइकल सेडलर ही अंग्रेज थे, बाद बाकी जो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे ये दोनों के दोनों भारतीय थे। और इस आयोग ने अर्थात सेडलर आयोग ने कई प्रकार की सिफारिशें की। जैसे सेडलर आयोग ने यह सिफारिश किया कि भारत में विश्वविद्यालय का गठन किया जाए, और इस आयोग के सिफारिश पर भारत के कई शहरों में विश्वविद्यालय का गठन हुआ। जैसे कि इस आयोग के सिफारिश पर मैसूर में विश्वविद्यालय का गठन हुआ, मैसूर के बाद पटना में विश्वविद्यालय का गठन हुआ, पटना के बाद ढाका में विश्वविद्यालय का गठन हुआ, ढाका के बाद बनारस में विश्वविद्यालय का गठन हुआ, बनारस के बाद लखनऊ में विश्वविद्यालय का गठन हुआ। इन तमाम शहरों में विश्वविद्यालय का गठन सेडलर आयोग के सिफारिश पर ही हुआ है। और बिहार का परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो बिहार के संदर्भ में एक बात आपसे पूछा जा सकता है कि पटना विश्वविद्यालय का गठन जो है किस आयोग के सिफारिश पर हुआ है। तो जो पटना विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय का गठन जो है आपको सेडलर आयोग के सिफारिश पर हुआ है, अब
पटना विश्वविद्यालय का गठन सैडलर आयोग के सिफारिश पर जो है आपको 1917 ईस्वी में हुआ है, 1917 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद सैडलर आयोग ने जो अन्य सिफारिश की है, सैडलर आयोग ने यह सिफारिश किया है कि जो स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, स्कूली शिक्षा स्कूली शिक्षा जो है 12 वर्षों तक स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, 2 वर्ष का इंटरमीडिएट होना चाहिए और फिर 3 वर्ष का जो है स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। यह भी सिफारिश सैडलर आयोग ने किया। इसके बाद सैडलर आयोग ने अगली सिफारिश यह किया कि प्रांतों में प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक राज्य में इंटरमीडिएट बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए तथा स्कूली बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। स्कूली बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए प्रत्येक प्रांत में तथा इंटरमीडिएट बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। ये तमाम प्रकार की सिफारिशें जो है आपको सैडलर आयोग के द्वारा की गई थी। लेकिन आपके परीक्षा के संदर्भ में जो है सैडलर आयोग के विषय में 2-3 बात याद रखना है। एक, सैडलर आयोग का संबंध किससे है, एक सैडलर आयोग का गठन कब हुआ है, एक पटना विश्वविद्यालय का गठन किस आयोग के सिफारिश पर हुआ है और कब हुआ है, सैडलर आयोग में कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन से भारतीय सदस्य थे। ये तमाम प्रकार की बातें सैडलर आयोग के संदर्भ में जो है आपको याद रखना है। इसके बाद कालांतर में जाकर जो है आपको 1929 ईस्वी में फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर हार्टोग आयोग का गठन हुआ था। और अगर बात हार्टोग आयोग की जाए तो जो हार्टोग आयोग ने अपनी सिफारिश की है, हार्टोग आयोग ने अपनी सिफारिश में सर्वाधिक बल प्राथमिक शिक्षा के ऊपर दिया है। हार्टोग आयोग ने अपनी सिफारिश में सर्वाधिक बल जिस शिक्षा के ऊपर दिया है वह आपको प्राथमिक शिक्षा है। अब इसके बाद आपको 1930 के दशक में वर्धा शिक्षा योजना आई। 1930 के दशक में जो वर्धा शिक्षा योजना आई है, वर्धा शिक्षा योजना के विषय में आप समझिएगा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 से लेकर 1934 ईस्वी तक सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 से लेकर के 1934 ईस्वी तक सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। लेकिन 1934 ईस्वी में बिना किसी परिणाम के सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। 1934 ईस्वी में जब बिना किसी परिणाम के सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया तो इसके बाद महात्मा गांधी वर्धा आश्रम में रहने लगे थे। वर्धा आश्रम जो है आपको महाराष्ट्र में है, वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में है, क्योंकि उससे पहले जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी प्रारंभ किए थे तो उससे पहले गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। लेकिन साबरमती आश्रम से गांधी जी ने जब दांडी मार्च की शुरुआत की तो दांडी मार्च की शुरुआत करने के वक्त गांधी जी ने यह घोषणा किया कि अब दोबारा हम साबरमती आश्रम तब जाएंगे जब देश आजाद हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने दांडी मार्च किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, लेकिन देश आजाद हुआ नहीं। देश जब आजाद नहीं हुआ तो गांधी जी अब साबरमती आश्रम तो जाएंगे नहीं, तो उनके रहने के लिए वर्धा आश्रम का निर्माण जमनालाल बजाज ने करवाया था। जमनालाल बजाज, जिसे गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है। ऐसे तो गांधी जी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास, यही 4 पुत्र था। गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा जमनालाल बजाज को दी जाती है। उस समय के एक बहुत बड़े उद्योगपति हुआ करते थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने ही महात्मा गांधी के लिए वर्धा आश्रम का गठन किया था और उसी वर्धा आश्रम में जो है गांधी जी रहने लगे। और वर्धा आश्रम में रहते हुए गांधी जी ने रचनात्मक और क्रियात्मक कार्य को बढ़ावा देने का काम किया। और वर्धा आश्रम में रहते हुए ही गांधी जी ने
शिक्षा को लेकर के एक योजना प्रस्तुत 1937 ईस्वी में की। महात्मा गांधी ने शिक्षा को लेकर 1937 ईस्वी में जो योजना प्रस्तुत की, महात्मा गांधी ने शिक्षा को लेकर जो 1937 ईस्वी में योजना प्रस्तुत की, उसी योजना को वर्धा शिक्षा योजना कहा जाता है। और जो वर्धा शिक्षा योजना है, वर्धा शिक्षा योजना का ब्यौरा या प्रारूप, वर्धा शिक्षा योजना का जो ब्यौरा था वह डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तैयार किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तैयार किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तैयार किया था। और इस शिक्षा योजना में जो कई प्रकार की सिफारिशें की गई थी, इस शिक्षा योजना में यह सिफारिश किया गया था कि शुरुआती 7 वर्षों तक, इस शिक्षा योजना में जो है यह सिफारिश किया गया था कि शुरुआती 7 वर्षों तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, उनकी मातृभाषा में निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। वर्धा शिक्षा योजना में यह बात जो है आपको कही गई थी कि शुरुआती 7 वर्षों तक बच्चों को उसकी मातृभाषा में निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावे वर्धा शिक्षा योजना में यह भी बात कही गई थी, वर्धा शिक्षा योजना की अगर हम लोग बात करें तो जो वर्धा शिक्षा योजना है, वर्धा शिक्षा योजना में जो है आपको यह भी बात कही गई थी कि इस प्रकार की शिक्षा लोगों को दी जानी चाहिए, लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए कि लोग जो है जीवन यापन कर सके, लोग उत्पादक वर्ग में शामिल हो सके, लोग उत्पादक वर्ग में शामिल हो सके और उत्पादक वर्ग में शामिल होकर के अर्निंग करके, कमाई करके जो है वो अपना जीवन यापन कर सके। मतलब ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि लोग उस शिक्षा को प्राप्त करके जीवन यापन करने में जो है आपको सफल हो सके। जैसे अभी जो आप पढ़ रहे हैं, अभी जो आप शिक्षा ले रहे हैं, अगर आप बेहतर करेंगे परीक्षा में तो आपको सरकारी जॉब होगा, उससे पैसा मिलेगा और उससे पैसा मिलेगा तो आप अपना जीवन सरवाइव कर लीजिएगा, समझ गए। लेकिन आपको जो अकबर बाबर शिक्षा फलना चिलना ढेकना जलवायु जो भी करते हैं, इन सभी चीजों का उपयोग जो है आपको नहीं आएगा। आप जो ये सोचते हैं कि ये सब चीज आगे चल करके उपयोग में आएगा, नहीं आएगा ये सब चीज आपके उपयोग में, समझ गए। तो ये बात है, आप चीजों को याद रखिएगा। वर्धा शिक्षा योजना के बाद 1940 के दशक में सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा को लेकर एक योजना प्रस्तुत की है जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता है, जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता है। जो सार्जेंट योजना है, सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में आया है, 1944 ईस्वी में आया है, 1944 ईस्वी में सार्जेंट शिक्षा योजना आया है। जो सार्जेंट शिक्षा योजना है, अगर बात सार्जेंट शिक्षा योजना की करें तो जो सार्जेंट शिक्षा योजना है इसमें भी जो है यह बात कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, ये बात तो कहा ही गया। साथ ही साथ जो है यह भी बात कहा गया कि 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक बच्चों को 11 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक अर्थात 6 वर्षों तक अतिरिक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। और इस प्रकार की अतिरिक्त शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह उत्पादक वर्ग में शामिल हो सके। इस प्रकार की अतिरिक्त शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह जो है आपको उत्पादक वर्ग में शामिल हो सके। यह सिफारिश जो है आपको सार्जेंट योजना के द्वारा किया गया था। अब देखिएगा, यहां पर एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। यहां से जो प्रश्न आता है, यहां से प्रश्न ऐसे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित आयोग है या कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित आयोग नहीं है। तो हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं वुड डिस्पैच हो गया, हंटर कमीशन आयोग हो गया, रेले कमीशन आयोग हो गया, सेडलर आयोग हो गया, हार्टोग समिति हो गया, वर्धा शिक्षा योजना हो गया, सार्जेंट आयोग हो गया या सार्जेंट योजना हो गया। ये जो तमाम योजनाएं हैं, ये तमाम योजनाओं का संबंध
किससे है? तो इन तमाम योजनाओं का संबंध जो है शिक्षा से है। इन तमाम योजनाओं का संबंध किससे है? शिक्षा से। शिक्षा से है, तो आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब जो है आप एक बार आकर के यहां पर बोर्ड पर याद कीजिए। बताइएगा, हंटर आयोग का गठन कब हुआ है? हंटर आयोग का गठन कब हुआ? अच्छा, जो हंटर आयोग गठित हुआ है, इस समय भारतीय वायसराय कौन हुआ? कौन हुआ करता था? लॉर्ड रिपन। वुड डिस्पैच की सिफारिशें भारत में बेहतर ढंग से लागू हुई है या नहीं हुई है, इसकी जांच को लेकर कौन आयोग गठित हुआ? कौन आयोग? हंटर आयोग ने सबसे ज्यादा बल किस प्रकार की शिक्षा, किस शिक्षा पर, किस शिक्षा पर? अच्छा, लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में विकास को लेकर बुद्धिजीवियों का सम्मेलन 1901 में कहां बुलाया? कहां बुलाया? कहां बुलाया? रेले कमीशन आयोग का संबंध किससे है? किससे है? विश्वविद्यालयी शिक्षा। किस शिक्षा से है? किससे है? अच्छा, रेले कमीशन आयोग का गठन कब हुआ है? 1900। किस वायसराय के समय? किस वायसराय के समय? लॉर्ड। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुए? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुए? 1904। किस राजनेता ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को भारत के राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे करने वाला अधिनियम बतलाया? आए? किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद जो है प्रथम देशी रियासत कौन है? प्रथम देशी रियासत कौन है जो निशुल्क शिक्षा देने की प्रथा की शुरुआत किया? बड़ौदा। कौन है? कौन है? प्रथम देशी रियासत कौन है जो निशुल्क शिक्षा देने की प्रथा की शुरुआत किया? कौन है? बड़ौदा। इसके बाद जो है आगे बताइएगा कि जो सेडलर आयोग है, सेडलर आयोग का गठन कब हुआ? सेडलर आयोग का गठन, सेडलर आयोग में कितने सदस्य? कितने सदस्य? डॉक्टर माइकल सेडलर, आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन। जियाउद्दीन। सेडलर आयोग में 3 सदस्य कौन कौन है बताइए? पटना विश्वविद्यालय का गठन किस आयोग के सिफारिश पर हो? पटना विश्वविद्यालय का गठन किस आयोग के सिफारिश? अच्छा, सेडलर आयोग के सिफारिश पर पटना विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ? कब हुआ है? पटना विश्वविद्यालय का गठन सेडलर आयोग के सिफारिश पर कब हुआ है? पटना के अलावा मैसूर, ढाका, बनारस, लखनऊ जैसे क्षेत्रों में जो है विश्वविद्यालय का गठन किस आयोग के सिफारिश, किस आयोग के सिफारिश पर? किस आयोग ने यह सिफारिश किया कि प्रत्येक प्रांत में एक जो है प्रांतीय बोर्ड या जो है हाई स्कूल बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए? कौन आयोग ने? सेडलर आयोग ने। इसके बाद जो है आपको हार्टोग आयोग का गठन कब हुआ? हार्टोग आयोग का गठन, इसने किस शिक्षा के ऊपर बल, किस शिक्षा के ऊपर, किस शिक्षा के ऊपर? प्राथमिक शिक्षा। इसके बाद वर्धा शिक्षा योजना कब आई है? कब आई है? वर्धा शिक्षा योजना का ब्यौरा किसने तैयार किया? ब्यौरा किसने तैयार किया? किसने तैयार किया है? अच्छा, वर्धा शिक्षा योजना किसने दिया है? वर्धा शिक्षा योजना किसकी देन है? महात्मा गांधी। वर्धा शिक्षा योजना किसकी देन है? महात्मा गांधी। किसकी देन है? सार्जेंट योजना कब आई है? कब आई है? सार्जेंट योजना का संबंध किससे है? सार्जेंट योजना का संबंध किससे है? किससे है? शिक्षा से है। समझ गए? एक बार पढ़िए तो, इतना पढ़िए तो 1 मिनट में जल्दी।
पढ़िए इतना जल्दी। पढ़ लिए हो? पढ़ लिए हैं? चलिए अब आगे आइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर, अब समझिएगा आप, यहां पर समझिएगा आप। देखिए ये सब जो सार्जेंट शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना, हार्टोग समिति, सेडलर आयोग, ये सब आजादी से पहले यानी 1947 से पहले गठित आयोग है जो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर के सिफारिश किया। फिर आजादी के बाद भारत में शिक्षा का विकास कैसे हो, आजादी के बाद भारत में शिक्षा का विकास कैसे हो, इसको लेकर कई सारे आयोग गठित हुए हैं। आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर गठित होने वाला प्रथम आयोग है राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग। देखिए राधा कृष्णन आयोग, बात अगर राधा कृष्णन आयोग की जाए तो जो राधा कृष्णन आयोग है,
राधाकृष्णन आयोग नवंबर 1948 में गठित हुआ है और इसने अपनी सिफारिश दिया है अगस्त 1949 में। तो जो राधाकृष्णन आयोग है 1948-49 राधाकृष्णन आयोग का गठन जो है आपको 1948 में हुआ था और इसने अपनी सिफारिश दिया था 1949 ईस्वी में। राधाकृष्णन आयोग का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, इस आयोग के अध्यक्ष थे आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा को लेकर सिफारिश किया? प्राथमिक स्तर की शिक्षा, माध्यमिक स्तर की शिक्षा या फिर विश्वविद्यालयी शिक्षा? तो इस आयोग की अगर हम लोग बात करें तो जो राधाकृष्णन आयोग है, राधाकृष्णन आयोग का गठन विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा में वृद्धि कैसे हो इसको लेकर के सिफारिश करना इसका काम था। तो राधाकृष्णन आयोग का जो संबंध है, राधाकृष्णन आयोग का जो संबंध है वह विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा से है। विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा से इसका संबंध है। अब राधाकृष्णन आयोग ने कई प्रकार की सिफारिशें की है। राधाकृष्णन आयोग ने पहली सिफारिश तो यह किया कि जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। और राधा कृष्णन आयोग के सिफारिश पर तो तुरंत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया, लेकिन बाद के वर्षों में जाकर के शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। देखिए जो शिक्षा था, अगर बात शिक्षा की जाए तो शिक्षा जो है पहले राज सूची का विषय हुआ करता था। शिक्षा पहले राज सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो राधाकृष्णन आयोग की पहली सिफारिश यह थी कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। फिर आपको राधाकृष्णन आयोग की दूसरी सिफारिश यह थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। राधाकृष्णन आयोग की दूसरी सिफारिश यह थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। यह सिफारिश भी राधाकृष्णन आयोग के द्वारा ही किया गया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, जिसको शॉर्ट में हम लोग यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी शॉर्ट में यूजीसी। यूजीसी के गठन करने की सिफारिश राधाकृष्णन आयोग ने ही किया था और बाद के वर्षों में जाकर राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर ही यूजीसी का गठन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन 1953 ईस्वी में किया गया। 1953 ईस्वी में जो है आपको यूजीसी का गठन किया गया और यूजीसी का गठन 1953 में हुआ, लेकिन बाद के वर्षों में जाकर 1956 ईस्वी में, बाद के वर्षों में जाकर 1956 ईस्वी में जो है यूजीसी को एक स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया। यूजीसी को 1956 ईस्वी में भारत की संसद ने अधिनियम पारित करके एक स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया। एक स्वायत्त संस्था का दर्जा जो है यूजीसी को दिया गया। इसके बाद राधाकृष्णन आयोग ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा कि विश्वविद्यालयी स्तर पर, राधाकृष्णन आयोग ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा कि विश्वविद्यालयी स्तर पर 3 प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालयी स्तर पर 3 प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए
और जो राधाकृष्णन आयोग ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर 3 प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसमें एक यह कहा कि सामान्य शिक्षा दी जानी चाहिए। सामान्य शिक्षा, सामान्य शिक्षा, जनरल नॉलेज, यानी सब चीज से संबंधित, देश से संबंधित, हर चीज से संबंधित सामान्य जानकारी लोगों को दी जानी चाहिए विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में। दूसरी सिफारिश यह किया कि संस्कारी शिक्षा दी जानी चाहिए, लोगों को संस्कार दिया जाना चाहिए। और तीसरी बात यह कहा कि ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि लोग व्यावसायिक बन जाए, लोग व्यावसायिक बन जाए, लोग जो है कमाने खाने लगे। व्यावसायिक शिक्षा, समझ गए, व्यावसायिक शिक्षा यानी कॉमर्शियल शिक्षा। तो राधाकृष्णन आयोग ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों को 3 प्रकार का शिक्षा दी जानी चाहिए, सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। तो ये तमाम प्रकार की सिफारिशें जो है राधाकृष्णन आयोग के द्वारा किया गया था और राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश जो है बाद में जाकर लागू भी हुआ और फिर विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षा में जो है सुधार देखने को मिला। इसके बाद आपको आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी को लेकर मुदालियर आयोग का गठन हुआ। मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग। अगर बात हम लोग मुदालियर आयोग की करें तो जो मुदालियर आयोग है, मुदालियर आयोग का गठन 1952 में हुआ था। 1952 में मुदालियर आयोग का गठन हुआ था और मुदालियर आयोग ने अपनी सिफारिश 1953 ईस्वी में दी। 1953 ईस्वी में दी। और जो आपको मुदालियर आयोग है, अगर बात हम लोग मुदालियर आयोग की करें तो मुदालियर आयोग के जो अध्यक्ष थे, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष आपको लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो है आपको मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे। और मुदालियर आयोग को माध्यमिक स्तर के शिक्षा में विकास कैसे हो इसको लेकर सिफारिश करना था। मुदालियर आयोग को जो है इस बात को लेकर सिफारिश करना था कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का प्रसार कैसे हो, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का प्रसार कैसे हो, इसको लेकर मुदालियर आयोग को सिफारिश करना था और इसी को लेकर मुदालियर आयोग ने सिफारिश किया भी। इसके बाद कालांतर में जाकर शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर के एक कोठारी आयोग का गठन हुआ था। एक जो है आपको कोठारी आयोग का गठन हुआ था। और कोठारी आयोग की हम लोग बात करें तो जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग का गठन 1964 ईस्वी में हुआ था। 1964 ईस्वी में हुआ था। और जो कोठारी आयोग था इसका अध्यक्ष जो है आपको दौलत सिंह कोठारी था। दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी जो है कोठारी आयोग का जो है आपको अध्यक्ष था, कोठारी आयोग का अध्यक्ष था। और जो दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन हुआ था, इस कोठारी आयोग को इस बात को लेकर सिफारिश करना था कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का विकास कैसे हो, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का विकास कैसे हो, इस बात को लेकर जो है कोठारी आयोग को सिफारिश करना था। और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में विकास को लेकर ही कोठारी आयोग ने जो है आपको सिफारिश किया। कालांतर में जाकर कोठारी आयोग ने जो सिफारिश किया था, कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर ही जो है आपको भारत में प्रथम शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में आई है। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में आजादी के बाद, भारत में आजादी के बाद जो है आपको 3 शिक्षा नीति आई है। भारत में आजादी के बाद 3 शिक्षा नीति आई है। आजादी के बाद जो 3 शिक्षा नीति आई है उसमें प्रथम शिक्षा नीति, अगर बात प्रथम शिक्षा नीति की करें तो जो प्रथम शिक्षा नीति है, प्रथम शिक्षा नीति जो है आपको, प्रथम शिक्षा नीति जो है आपको 1968 ईस्वी में कोठारी आयोग के सिफारिश पर आया है, कोठारी आयोग के सिफारिश पर आया है। और जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग ने ही यह सिफारिश किया था कि
भारतीय शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए, लेकिन कभी भी आज तक भारतीय शिक्षा पर 6% कुल जीडीपी का खर्च नहीं हुआ है। मुश्किल से 2% के आसपास जो है कुल जीडीपी का भारतीय शिक्षा पर खर्च हुआ देखने को मिलता है, उससे ज्यादा सामान्य तौर पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कोठारी आयोग की ही सिफारिश थी कि भारतीय शिक्षा पर टोटल जीडीपी का 6% खर्च होनी चाहिए, और यह बात प्रथम शिक्षा नीति में भी कही गई थी, लेकिन आज तक कभी ऐसा हो नहीं पाया है। और जब प्रथम शिक्षा नीति आई थी तो प्रथम शिक्षा नीति आने के समय जो हमारे देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी वह आपको श्रीमती इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके बाद जो है आपको द्वितीय शिक्षा नीति। बात अगर द्वितीय शिक्षा नीति की करें तो जो द्वितीय शिक्षा नीति है, द्वितीय शिक्षा नीति आई है आपको 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में द्वितीय शिक्षा नीति आई है, और जो द्वितीय शिक्षा नीति आई है इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। राजीव गांधी इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जो आपको द्वितीय शिक्षा नीति है, द्वितीय शिक्षा नीति में जो है आपको 2 बार संशोधन हुआ है। इसमें पहली बार संशोधन 1990 में हुआ था, और इसमें दूसरी बार संशोधन जो है आपको 1992 में हुआ था। इसके बाद आपको तीसरी शिक्षा नीति। बात अगर तीसरी शिक्षा नीति की जाए तो जो तीसरी शिक्षा नीति है के कस्तूरीरंगन समिति के सिफारिश पर तीसरी शिक्षा नीति जो है आपको 2020 ईस्वी में आई है, और प्रधानमंत्री जो है आपको नरेंद्र मोदी जी के काल में जो है भारत की स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति जो है आपको के कस्तूरीरंगन समिति के सिफारिश पर जो है आपको 2020 ईस्वी में आया है। क्लियर है? तो आप इस बात को याद रखिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके परीक्षा में जो है यहां से बहुत ज्यादा डीप जाकर के प्रश्न नहीं पूछा जाता है, समझ गए? ऊपर से प्रश्न पूछा जाता है। तो जो ऊपर से प्रश्न पूछा जाता है, जितना आपको बताया गया है इतना आप याद रख लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग याद करते हैं। चलिए, राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? 1948। राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? इसके अध्यक्ष आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग का संबंध किस स्तर के शिक्षा? राधा कृष्णन आयोग का संबंध किस स्तर की शिक्षा? किस स्तर की शिक्षा से? राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश किया, हाँ या ना? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश किसने किया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश किसने किया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ? आए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ? 1900। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? किसकी सिफारिश पर हुआ? किसकी सिफारिश पर हुआ? अच्छा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्त संस्था का दर्जा भारत की संसद ने कब दिया? हाँ, एक बार फिर से बताइए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? किसके सिफारिश पर? इसको स्वायत्त संस्था का दर्जा कब दिया गया? कब दिया गया है? 1900। मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ? मुदालियर आयोग का गठन, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष, मुदालियर आयोग ने किस स्तर पर शिक्षा की? मुदालियर आयोग का संबंध किससे है? मुदालियर आयोग का संबंध किससे है? चलिए, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? कोठारी आयोग का गठन, कोठारी आयोग का गठन, कोठारी आयोग के अध्यक्ष, कोठारी आयोग के अध्यक्ष, और कोठारी आयोग का संबंध किस स्तर की शिक्षा से? किस स्तर की शिक्षा? किस स्तर की शिक्षा से? एक बार बताइए तो, राधा कृष्णन आयोग का संबंध किस स्तर की शिक्षा? विश्व। अब मुदालियर आयोग, हाँ,
माध्यमिक और कोठारी आयोग। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि भारतीय शिक्षा पर कुल जीडीपी का 6% खर्च किया? किसने? किसने? चलिए, आजाद भारत में कितनी शिक्षा नीति आई? कितनी शिक्षा नीति? आजाद भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब आई? प्रथम शिक्षा नीति कब आई? इस समय देश की प्रधानमंत्री द्वितीय शिक्षा नीति कब आई? द्वितीय शिक्षा नीति कब आई? इस समय देश के प्रधानमंत्री द्वितीय शिक्षा नीति में कितनी बार संशोधन? कब कब? 1990। और तीसरी शिक्षा नीति कब आई? किसके समय? किसके समय? के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर। के कस्तूरी रंगन समिति के, दीजिए तो एक बार नोट। एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का, है कहीं पे काहे लिख रहे? मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। कहीं पे लिखते हैं जी, कॉपी है? इतिहास का कॉपी कहाँ है आपका? है? अगले क्लास में लेते आइएगा, नहीं तो आप नहीं आइएगा अगले क्लास में, कूट देंगे हम अगले क्लास में। खाली आप नहीं लेकर के आइए। याद दिला दीजिएगा, तो उसका कॉपी देखना है, ठीक है? लिखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की आलोचना करते हुए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की आलोचना करते हुए, आलोचना करते हुए, करते हुए, करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे भारत के राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम कहा। भारत के राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम कहा। भारत के राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम कहा। भारत के राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम कहा। नीचे से लिखिएगा, राधाकृष्णन आयोग का संबंध, नीचे से लिखिएगा, राधाकृष्णन आयोग का संबंध राधाकृष्णन आयोग का संबंध, राधाकृष्णन आयोग का संबंध विश्वविद्यालयी शिक्षा, राधाकृष्णन आयोग का संबंध विश्वविद्यालयी शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा, कोमा मुदालियर आयोग का संबंध माध्यमिक शिक्षा, 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 माध्यमिक शिक्षा, और कोठारी आयोग का संबंध, और कोठारी आयोग का संबंध, और कोठारी आयोग का संबंध प्राथमिक शिक्षा, और कोठारी आयोग का संबंध प्राथमिक शिक्षा से रहा है।
नीचे से मुदालियर आयोग का गठन 1952 में, नीचे से मुदालियर आयोग का गठन 1952 में, मुदालियर आयोग का गठन 1952 में, 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में हुआ था। मुदालियर आयोग का गठन 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय शिक्षा नीति में, द्वितीय शिक्षा नीति में द्वितीय शिक्षा नीति में 2 बार संशोधन हुआ है। दो बार संशोधन हुआ है, 2 बार संशोधन हुआ है। पहली बार 1990 में राममूर्ति के सिफारिश पर, राममूर्ति आयोग के सिफारिश पर, सॉरी, पहली बार 1990 में, पहली बार 1990 में राममूर्ति आयोग के सिफारिश पर, पहली बार 1990 में राममूर्ति आयोग के सिफारिश पर, तथा दूसरी बार 1992 में, तथा दूसरी बार 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति के सिफारिश पर, तथा दूसरी बार 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति के सिफारिश पर, 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 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। एक पॉइंट और लिखिएगा, के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर, के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर, के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर, के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर भारत की तीसरी शिक्षा नीति, के कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर भारत की तीसरी शिक्षा नीति 2020 ईस्वी में आई है। एक पॉइंट और लिखिएगा, प्रथम शिक्षा नीति एक मिनट, प्रथम शिक्षा नीति, खैर स्वतंत्र भारत समझ लीजिएगा, ठीक है। प्रथम शिक्षा नीति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, प्रथम शिक्षा नीति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, कोमा, द्वितीय शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय, प्रथम शिक्षा नीति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय, कोमा, द्वितीय शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय, और तीसरी शिक्षा नीति, और तीसरी शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी के समय आया है। और तीसरी शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी के समय आया है, और तीसरी शिक्षा नीति नरेंद्र मोदी के समय आया है, फुल स्टॉप। समझे? चलिए, शिक्षा का विकास खत्म हो गया,
इसके बाद जो है आप अपना नोट में पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा जितना बताए हैं। इसके बाद जो है आगे है भारत में प्रेस का विकास। ठीक है, तो भारत में प्रेस का विकास तो अब आज हो नहीं सकता है। ठीक है, अगले क्लास में प्रयास करेंगे खत्म करके ऑब्जेक्टिव भी करवा देने का, क्या ना? बस खत्म हो जाएगा आधुनिक भारतीय इतिहास, अब आप चिंता मत कीजिए। कौन महीना है ये? बोलिए, जून है। जून लास्ट जाते जाते खत्म हो जाएगा, जून लास्ट जाते जाते खत्म कर देंगे, समझ गए? ज्योग्राफी शुरू करेंगे, फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे आपके बैच में। जून लास्ट जाते जाते खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे मतलब ऐसे डेली बेसिस पर ऐसे क्लास होगा तब नहीं खत्म होगा, एक्स्ट्रा क्लास लगाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। ठीक है, नहीं मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम, नहीं। एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, ठीक है, तब खत्म हो जाएगा। जून लास्ट जाते जाते खत्म कर देंगे। चलिए, आपके बैच में तो पॉलिटी दोबारा ना हो रहा है जी, तब बताइए दोबारा में कुछ नया मिल रहा है? नया मिल रहा होगा, ठीक है। और हाँ, एगो बात और, आपको जो है क्लास नोट कहां से मिलेगा, इसको अभी तक नहीं पता है क्लास नोट कहां से मिलेगा। आपको जो है प्राचीन भारतीय इतिहास ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ नया आ गया है। पुराना को खत्म कर दीजिएगा, कहिएगा मास्टर कितना नोट खरीदवाता है। पुराना छोड़ दीजिएगा, ठीक है, पुराना छोड़ दीजिएगा। पुराना में थोड़ा एरर है, नया में एरर ना है, नया में ना है। रिटर्न कहां से होगा? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। चलिए, और सब बढ़िया है? विनोद कुमार जो है ना जरले जरल कमेंट करता है। एक तो सुरवेशु जरले जरल कमेंट कर रहा था, समझ गए? प्रिंट आउट करवा ले, हाँ करवा लीजिए चंदन बिन जी, करवा करके पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, उसमें आंसर है ना जी। मध्यकालीन का भी नया नोट आएगा, आधुनिक का भी नया ऑब्जेक्टिव आएगा। हाँ, बार बार रिवीजन कीजिए, भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। नहीं, रिटर्न कैसे होगा? रिटर्न नहीं होगा। क्लास टेस्ट कब लेंगे? और हाँ, बायोलॉजी का चैप्टर 1 से लेकर 9 तक टेस्ट हुआ था जी आप लोग। अब 10 से लेकर 18 तक टेस्ट होना है, पता है ना? है नहीं पता है? है 10 तारीख को होना था, लेकिन 10 को नहीं होगा, उसके अगले वीक होगा। 10 को नहीं होगा, 10 को नहीं होगा, उसके अगले वीक होगा, उसके अगले वीक होगा। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, पहले ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री से एगो दूगो क्वेश्चन आता है, इंडियन ज्योग्राफी से 12 से 15 क्वेश्चन रहता है, तो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे पहले। ज्योग्राफी पढ़ाने के बाद जो है तब वर्ल्ड हिस्ट्री लास्ट में पढ़ा देंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री से एगो दूगो रहता है, नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। चलिए, आपके बैच को लगभग 1 साल पूरने वाला है, नहीं हो? कब पूरेगा? 2 जुलाई को, 1 जुलाई को। चलिए चलिए, 1 जुलाई को आपके बैच को 1 साल पूर जाएगा ना। लेकिन इतिहास में जो है 1 साल लग गया ना। 1 साल थोड़े लगा महाराज, 6 महीना न लगा,
एक सप्ताह में 3 दिन ना क्लास होता है, तब 6 महीना ने लगा। 6 महीना में इतिहास खत्म हो गया। बहुत बड़ी बात है, 6 महीना में इतिहास खत्म हो गया, समझे। इतिहास खत्म करता है कोई मास्टर? नहीं खत्म करता है, बीचे में विद्यार्थी छोड़ देता, मास्टर तो खत्म करिए देता है, समझे। खत्म हो जाएगा। ज्योग्राफी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्योग्राफी में 3 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा। 3 महीना लगेगा मतलब ना उस संदर्भ में ना, 3 महीना ऐसे बोल रहे हैं, 6 महीना के संदर्भ में 3 महीना बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हिस्ट्री में क्या है जानते हैं। इसके बाद है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था, उसके बाद कांग्रेस, और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन। मात्र 3 गो तो चैप्टर है, 3 गो चैप्टर और है। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था 1 दिन का है, और कांग्रेस 1 दिन का है, 1-1-2 दिन हो गया। और फिर जो है आपको स्वतंत्रता आंदोलन, ये है लगभग 10-15 दिन का, ये है 10-15 दिन का। वैकेंसी का कोई अता पता ना है, पढ़िए ना, बढ़िए ना है जी, ठीक है, और बढ़िया कर लीजिए। लेकिन हम तो इतिहास खत्म कर दिए हैं, आपका कितना खत्म है? उठा करके पूछेंगे सब भूल गए होंगे। जितना ज्यादा जानते हैं उतना कंफ्यूजन है। अच्छा, पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव करवाइएगा सर ना, ऑब्जेक्टिव ना करवाएंगे। टारगेट बैच है, ऐसे भी 1 साल हो गया है, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। और देखिए मॉडर्न खत्म हो गया रहता, ऑब्जेक्टिव करवाने के चक्कर में ही जो है लेट हो रहा है, समझे। ये तो आप लोग कह देते हैं कि जो है इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जो है ये नहीं कहते हैं कि जो है ऑब्जेक्टिव वो हो रहा है, समझे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। अब होमवर्क दीजिए, तो क्या दिए थे होमवर्क? 61 से 100। देखिए इसमें होमवर्क की बात करते हैं। पेज नंबर 275, पेज नंबर 275 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 283, पेज नंबर 275 से 283, इसमें होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50, पेज नंबर 275 से 283, ठीक है, इसका होमवर्क है, आगे देख लीजिएगा। बार बार रिवीजन कीजिए, जो भी भूल जाते हैं ना बार बार रिवीजन कीजिए। और देखिए इतिहास खत्म होने दीजिए, फिर इतिहास का जो है 2-3 टेस्ट ले लेंगे हम आपका, ताकि इतिहास आपका फिर से लाइन पे आ जाए। 2-3 जैसे बायोलॉजी का टेस्ट लिए हैं ना, तो बायोलॉजी थोड़ा बहुत, अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक एक चीज को 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार टेस्ट ले रहे हैं, ताकि आप चीजों को भूले नहीं, समझ गए। हम तो यही कर सकते हैं। अब दोबारा कहिएगा बिट्टू सर को बायोलॉजी पढ़ाने, तो थोड़े पढ़ाएंगे। क्वेश्चन बैंक का होमवर्क चलेगा, न्यू टाइप से बोले थे, हाँ चलेगा। 15 जून से 15 जून से 15 जून से। चलिए जवाब दीजिए तो। भारतीय मानक समय कहां से नहीं गुजरती? तेलंगाना। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन है पॉलीसैकेराइड।
हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन? जाक्सा। विली विली कहां का टाइप? हरिकेन, टाइफून। टाइफून। डेविस कप का संबंध कौन खेल? टेनिस ना। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण। समाजीकरण। आगे और क्या था? हिस्ट्री में बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं। इसके बाद अगला होमवर्क है इसमें आपको अकबर। इसमें अगला होमवर्क क्या है? अकबर। अकबर, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो बाबर और हुमायूं है। आप लोग चिंता मत कीजिए जी, हम है ना जी, आप काहे चिंता करते हैं? सब चीज होगा महाराज, आप लोग टेंशन मत लीजिए, रटवा देंगे। जैसे मेरे होंठ पर सब चीज है ना, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके भी होंठ पे आ जाएगा। लेकिन यही आप लोग बातें नहीं मानते हैं। फट्टा नहीं स्टार्ट करेंगे ना, विद्यार्थी भाग जाता है। 1288 जो चुनेंगे ना, उसमें तो चुनेंगे, भगाने के लिए चुनबे करेंगे। बैच में नहीं मारेंगे। अब हॉस्टल वाला विद्यार्थी सबको कूटेंगे, बैच में नहीं मारेंगे। बैच का विद्यार्थी भाग जाता है। विद्यार्थी नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे किसको हम? ऊपर से आप लोग वीडियो भी बना करके वायरल उरल कर देते हैं भाई। हाँ, स्टाफ भी करता है, समझे? इसमें स्टाफ का भी योगदान, विद्यार्थियों करता है, स्टाफों करता है। हाँ ठीक है। बताइए, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? चगताई तुर्क। आगे बताइएगा, किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? बाबर ना। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? राणा। जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध के दौरान? खानवा के। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी कहां धारण की थी? काबुल। कहां? बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? मेवाड़ ना। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बनाने कहां से शिक्षा प्राप्त की? जौनपुर। कहां से? तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तुर्की ना। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1500। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम। शेरशाह को कहां दफनाया गया? सासा। इससे आगे इसमें अकबर कर लीजिएगा, ठीक है। हॉस्टल जो है ना, देखिए जून माह है, जुलाई में स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए जानते हैं हॉस्टल बनबे नहीं किया है हो, ठीक है, बन रहा है, बन ही गया है लगभग में। लाइब्रेरी तो इस माह में शुरू हो जाएगा। लाइब्रेरी में जो है 200 से 300 बच्चा को चूज करके रखेंगे। फी लाइब्रेरी का फी कहां डिसाइड किए हैं? बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, फिर ये में बोलिए मारेंगे। चलिए, और सब बढ़िया है। लाइब्रेरी इस माह में शुरू हो जाएगा और हॉस्टल अगले माह में शुरू होगा, ठीक है। धन्यवाद, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। हाँ?